नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज राज्य। विद्यार्थियों, ये राज्य का हमारा 14 अध्याय है। इसमें हम आज पढ़ेंगे राज्य की परिभाषा, राज्य के आवश्यक तत्व और विशेषताएं क्या होती हैं, राज्य की कुछ अन्य विशेषताएं, संप्रभुता और प्रभुसत्ता क्या है, समाज और राज्य में भेद क्या है, राज्य और सरकार में भेद, राज्य और अन्य समुदाय राष्ट्र क्या है, राज्य और राष्ट्र के मध्य क्या अंतर है, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय और विकास, नए राष्ट्र राज्यों की समक्ष चुनौतियां, इन सभी को समाहित करते हुए हम इस अध्ययन का अध्ययन करेंगे, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना से। राज्य सामाजिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। सामाजिक जीवन के लिए राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है। विद्यार्थियों, राज्य शब्द की व्याख्या करना एक बहुत कठिन कार्य भी है। क्योंकि राज्य को उस तरह से नहीं समझाया जा सकता जिस तरह से किसी वस्तु या प्राणी को समझाया जा सकता है। जब हम ये कहें कि चिड़िया वृक्षों पर रहती है तो इस बात को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चिड़िया और वृक्ष दोनों प्रत्यक्ष पदार्थ हैं। उनका एक खास आकार है और उन दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये चिड़िया है और ये वृक्ष है। परंतु जब हम ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहता है या राज्य समाज से भिन्न है, तो कई प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जिनका उत्तर हम आसानी से नहीं दे पाते। कारण क्या है कि समाज और राज्य जो है मूर्तिमान वस्तुएं नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। वे तो खास तरह के संबंधों, क्रियाओं, मनोभावों को प्रकट करती हैं और वस्तुओं को नहीं, बल्कि वो किसको प्रकट करती हैं? संबंधों को, रिलेशंस को, क्रिया प्रतिक्रियाओं को, मनोभावों को प्रकट करती हैं। किसी वस्तु विशेष के रूप में वो प्रकट नहीं होती है। इसलिए राज्य और समाज को समझ पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको राज्य और समाज के बारे में बताया जाए कि राज्य क्या है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं विद्यार्थियों। और एक समाजशास्त्री की परिभाषा विधि शास्त्री की परिभाषा से भिन्न भी हो सकती है। एक समाजशास्त्री अपने हिसाब से राज्य को अभिव्यक्त करेगा, विधि शास्त्री यानी कानून वेत्ता जो है अपने हिसाब से राज्य को अभिव्यक्त करेगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, एक विधि शास्त्री राज्य को जिस रूप से देखता है, एक उदारवादी मार्क्सवादी उससे सर्वथा भिन्न रूप में देखता है। मतलब एक कानून वेत्ता जिस प्रकार से राज्य को, समाज को देखता है, एक उदारवादी विचारक और एक मार्क्सवादी विचारक एक भिन्न प्रकार से राज्य को देखता है। हम अगर एंगल्स की बात करें तो राज्य को उसने एक ऐसा यंत्र बताया है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। राज्य एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है जिसमें एक वर्ग जो है, एक वर्ग कौन सा? पूंजीपति वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा? मजदूर वर्ग। एक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का हमेशा शोषण करता ही रहता है, दमन करता ही रहता है। ऐसा एंगल्स कहते हैं, ऐसा मार्क्स भी कहते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि हम बात करें उदारवादियों की, तो विद्यार्थियों, राज्य को एक ऐसा संगठन माना गया है जिसके जरिए शांति व्यवस्था की स्थापना की जाती है। उदारवादी जो विचारक हैं राज्य को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और कहते हैं कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो शांति बनाए रख सकती है, सुशासन बनाए रख सकती है, कानून और नियमों का पालन कराने के लिए अनुशासन व्यवस्था बनाए रख सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में, राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है। यदि हम वास्तव में देखें तो ये दोनों ही परिभाषाएं एकांगी और अपूर्ण प्रतीत होती हैं। राज्य के स्वरूप को तो हम परिचय अगर हम देखें तो उसके विधायक तत्वों पर हम प्रकाश नहीं डाल पाते कि उसके वास्तव में ऐसे कौन से तत्व हैं जिन पर हम प्रकाश डालें। इन दोनों ही परिभाषाओं में इन महत्वपूर्ण तत्वों पर, जिसको हम कह सकते हैं कि विधायक तत्व, उन तत्वों पर इन्होंने प्रकाश नहीं डाला है। सबसे पहले हम बात करें तो राज्य के विधायक तत्वों की दृष्टि से हॉलैंड है, हॉल, बर्गेस, गार्नर, इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। और अंग्रेज विद्वान हॉलैंड कहते हैं कि राज्य मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है
जो किसी निश्चित प्रदेश या बसा हुआ हो निश्चित प्रदेश पर, या उसमें बहुसंख्या की इच्छा के अनुसार कार्य होता हो। मतलब हॉलैंड क्या कहते हैं? हॉलैंड कहते हैं कि राज्य क्या समुदाय है? एक ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता हो और वहां पे जनसंख्या निवास करती हो और कार्य करती हो। ठीक है, ये तो हॉलैंड ने कहा। इसी प्रकार से हॉल है, वो क्या कहते हैं कि एक स्वतंत्र राज्य के लक्षण ये है कि उस राज्य की जनता का एक स्थिर राजनीतिक उद्देश्य हो, एक स्थिर राजनीतिक उद्देश्य हो, और वह एक निश्चित प्रदेश में निवास करती हो और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो। अर्थात वह राज्य किसी भी प्रकार से अन्य शक्तियों के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। अर्थात वह एक ऐसी सरकार की बात करता है जिसमें वह संप्रभु सरकार हो। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो हॉल ने 4 प्रकार के तत्वों की बात की है: जनता, सरकार, एक निश्चित प्रदेश और संप्रभुता। जनता जो जिस राज्य में वह रहती है, सरकार जनता अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति सरकार के माध्यम से करती है, एक निश्चित प्रदेश जिसमें जनता रहती है, जिस स्थान पर वह रहती है, संप्रभुता अर्थात बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण से मुक्ति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो परिभाषा एंगल्स के द्वारा और उदारवादियों के द्वारा दी गई है वह अपूर्ण प्रतीत होती है, और हॉलैंड, हॉल और अन्य विधायक तत्वों का समाहित करते हुए जो परिभाषा राज्य की दी गई है वह पूर्ण प्रतीत होती है। अब हम आगे बात करें तो राज्य के आवश्यक तत्वों और विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हॉलैंड और हॉल ने अपनी परिभाषाओं में जो 4 तत्व बताए हैं: जनसंख्या, द्वितीय आता है निश्चित भूभाग, संगठित सरकार और सार्वभौम सत्ता अर्थात संप्रभुता। तो सबसे पहली बात हम जनसंख्या की करेंगे। जनसंख्या जो होती है वो राज्य की पहली आवश्यकता होती है। बिना जनसंख्या के, बिना जनता के राज्य का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो जनसंख्या के राजनीतिक संगठन की कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। राज्य के गठन में जनसंख्या का उतना ही महत्व होता है विद्यार्थियों, जितना कि वस्त्र के निर्माण में सूत अथवा घड़े के निर्माण में मिट्टी का होता है। जैसे हम वस्त्र का निर्माण करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा? धागा यानी सूत चाहिएगा, और हम घड़े का निर्माण करेंगे तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? मिट्टी की आवश्यकता होगी। तो जिस प्रकार से वस्त्र और घड़े के लिए हमें उसके आधार की आवश्यकता है यानी सूत और मिट्टी की आवश्यकता है, उसी प्रकार राज्य के निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? जनता की आवश्यकता है। विद्यार्थियों यही कारण है कि राज्य के विधायक तत्वों में जनसंख्या को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। प्राचीन यूनानी विचारक नगर राज्य को ही एक आदर्श राज्य मानते हैं। नगर राज्य को कैसा राज्य मानते हैं? एक आदर्श, आइडल स्टेट मानते हैं। इसके विपरीत यदि हम देखें तो कई आधुनिक राज्यों की जनसंख्या अत्यंत विशाल रही है। यातायात की सुविधा, संघ शासन प्रणाली के प्रसिद्ध हो जाने के कारण अब बड़े बड़े राज्यों पर भी सुविधा पूर्वक शासन किया जा सकता है। यदि भौतिक साधनों की दृष्टि से देखें बच्चों तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को हम कम आबादी वाले देश कहेंगे, और इन देशों के पास इतने अधिक साधन है कि वे अपनी वर्तमान जनसंख्या से कहीं ज्यादा आबादी का अच्छी प्रकार पालन पोषण कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत इटली, मिस्र, भारत जैसे देशों में घनी आबादी यानी बहुत जनसंख्या वाला देश हम इसे कह सकते हैं। और कई लेखकों ने आत्मनिर्णय के अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का यह अर्थ बताया है कि एक राष्ट्र में रहने वाली जितनी राष्ट्र जातियां हैं उनकी अपनी पृथक व स्वतंत्र सरकारें हों। वास्तव में यह सिद्धांत अनेक राष्ट्रों के सामने विकट समस्या उपस्थित कर भी सकता है। यूएसए, कनाडा में भिन्न भिन्न राष्ट्र जातियां निवास करती हैं, यहूदी, यूनानी, अंग्रेज और जर्मन। उन सभी को अपनी स्वतंत्र सरकारें बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का यह अर्थ तो ठीक है कि सभी देशों की अपनी स्वतंत्र सरकारें हों, परंतु किसी राष्ट्र में बसने वाली विभिन्न राष्ट्र जातियों को अपनी अलग सरकार बनाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा जनसंख्या के बारे में कि सबसे पहले अगर हम बात करें जनसंख्या की तो प्राचीन यूनानी विचारकों ने नगर राज्यों को आदर्श माना। क्यों? क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है। लेकिन आधुनिक राज्यों की यदि हम बात करें तो अब यातायात और सुविधा और संघीय शासन प्रणाली के कारण राज्यों को सुविधा पूर्वक शासन तो चलाया जा सकता है, लेकिन जितना अच्छा शासन कम आबादी वाले देशों में चलाया जा सकता है उतना अच्छा शासन अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चलाने में कठिनाइयां
होती हैं। अब इसमें बात बताई गई है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया कम आबादी वाले हैं, अधिक आबादी वाले हैं, इटली, मिस्र और भारत के बारे में बताया गया है। और कुछ लेखक ये भी कहते हैं कि आत्मनिर्णय का अधिकार, तो आत्मनिर्णय के अधिकार से क्या मतलब है कि एक राष्ट्र में अगर विभिन्न जनजातियां रहती हैं तो विभिन्न जनजातियों के आधार पर स्वतंत्र और पृथक सरकारें निर्वाचित हों, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक राष्ट्र में अगर हम देखें तो विभिन्न जनजातियां रहती हैं और विभिन्न जनजातियों में उनकी अलग पृथक सरकार होगी तो व्यवस्थाएं भी बिगड़ जाएंगी। इसलिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते हैं बच्चों कि सभी देशों में अपनी स्वतंत्र सरकारें होंगी, लेकिन किसी भी राष्ट्र में बसने वाली जाति विभिन्न राष्ट्र जातियों को अलग अलग सरकार बनाने की आजादी नहीं होगी। सभी राष्ट्र जातियों को मिलकर के एक निश्चित सरकार का निर्माण करना होगा। ये है आत्मनिर्णय का अधिकार। उसमें सभी जातियां समान रूप से अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगी। तो इस प्रकार से आत्मनिर्णय के अधिकार को हम राष्ट्र जातियों की स्वतंत्र सरकारों के निर्वाचन से ना देख करके उन सभी राष्ट्र जातियों के माध्यम से स्वतंत्र सरकार का निर्माण करने में देखेंगे। यही कहलाएगा आत्मनिर्णय का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये हमारी बात होती है जनसंख्या की। इसके बाद बात आती है निश्चित भूमि कि जो जनता है, जो जनसंख्या है, उसे एक निश्चित भूभाग पर रहना है तो उसके लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। और वह कैसा निश्चित भूभाग होना चाहिए? वह पूरी तरह से पर्यावरणीय सुरक्षित होना चाहिए। राज्य का दूसरा प्रमुख तत्व की बात करें तो भूभाग, जिसमें वह राज्य उस राज्य के निवासी रहते हैं जिसकी सीमाओं में उस राज्य का शासन चलता है। किसी खास प्रदेश में रहने से ही एकता, सहयोग के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी के द्वारा राज्य का निर्माण होता है। ब्रन शैली है, वो कहते हैं जिस प्रकार राज्य का व्यक्तिगत आधार जनसंख्या है उसी प्रकार भौतिक आधार पर भूमि है। मतलब राज्य का एक महत्वपूर्ण आधार जो व्यक्तिगत आधार पर हम देखें तो जनसंख्या है, और भौतिक आधार पर यदि हम देखें तो वह स्थान, वह भूमि जिस पर जनसंख्या निवास करती है यानी बसती है। 18वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक रूसो का मत है कि जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य का एक आकार निश्चित किया है उससे बहुत बड़ा अथवा बहुत छोटा मनुष्य शोभा नहीं देता। मतलब 18वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक रूसो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य का एक आकार निश्चित किया है उससे बहुत बड़ा आकार होना और उससे छोटा आकार होना मनुष्य को शोभा नहीं देता। उसी प्रकार शासन की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि राज्य अधिक फैले हुए नहीं हो। मनुष्य का एक आकार होता है, एक निश्चित आकार है, अगर वो निश्चित आकार से बहुत अधिक लंबा होता है तो वह भद्दा लगेगा, और बहुत छोटा होता है तो भी भद्दा लगेगा। तो उसी प्रकार से राज्य में भी क्या होना चाहिए? राज्य भी एक निश्चित सीमा तक फैला हुआ होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल कहते हैं कि व्यवस्थित शासन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य का विस्तार एक उचित सीमा तक ही हो, किंतु वास्तव में ये सभी विचार अब पुराने पड़ चुके हैं। अब बड़े बड़े राज्यों पर भी सुविधा पूर्वक शासन किया जा सकता है क्योंकि संसाधनों का अभाव अब नहीं देखा जाता। संसाधन और संचार के माध्यमों का इतना तीव्र गति से प्रसार हो रहा है जिसमें बड़े बड़े राज्यों का भी सुविधा अनुसार कार्य संचालन किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के महायुद्धों ने तो यह सिद्ध कर दिया कि छोटे छोटे राज्यों के लिए अपने को स्वाधीन बनाए रखना कठिन है। मतलब 20वीं शताब्दी के जो महायुद्ध हुए, जब हम देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात देखें तो छोटे छोटे जो राज्य हैं उनके लिए अपने आप को स्वाधीन बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। भूमि की बनावट, भौगोलिक दशाओं का राजनीतिक संगठन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आइसलैंड जैसे ठंडे देश में पेट पालने की समस्या इतनी उग्र हो जाती है कि लोगों को और किसी विषय के बारे में सोच विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि अब हम छोटे छोटे राज्यों में उतना उस प्रकार से स्वाधीन नहीं रह सकते जितना कि हम बड़े राष्ट्र में रह सकते हैं। तो बड़ा राष्ट्र या बड़ा राज्य जो है हमारे लिए अधिक उत्तम प्रतीत होता है। जैसे हम आइसलैंड की बात करी, इसी प्रकार से इंग्लैंड की नाविक शक्ति का रहस्य उसकी प्राकृतिक दशाओं में छिपा हुआ है।
और फ्रांस जर्मनी के बीच कोई प्राकृतिक सीमा न होने के कारण इन दोनों राज्यों में परस्पर संदेह और संघर्ष का वातावरण हमेशा बना रहता है। कुवैत है, सऊदी अरब है, ईरान है, इन राष्ट्रों की विशाल तेल संपदा आज सभी देशों के लिए होड़ और स्पर्धा का विषय बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, वर्तमान समय की या आधुनिक समय की यदि हम बात करें, 20वीं शताब्दी की हम बात करें, तो अब छोटे राष्ट्र राज्यों की बजाय बड़े और विकसित राष्ट्र राज्य अधिक उत्तम प्रतीत होते हैं। अब विद्यार्थियों, बात आती है संगठित शासन अथवा सरकार की। राज्य की तीसरी और एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक संगठित सरकार का होना। सरकार वह यंत्र है विद्यार्थियों जो उन उद्देश्यों को पूरा करता है जिनके लिए राज्य का गठन किया जाता है। इसलिए शासन को हम राज्य से अलग नहीं कर सकते। सरकार के बिना व्यक्तियों का समूह उस भीड़ के समान होता है। मतलब सरकार के बिना, संगठित शासन के बिना व्यक्तियों का एक समूह उस भीड़ के समान होगा जो एक होकर काम नहीं कर सकती, जिसके कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसी अवस्था में समाज में शांति और व्यवस्था नहीं रह सकती। यही कारण है कि शासन को राज्य का एक अनिवार्य अंग माना गया है। एक अच्छी सरकार वह होगी जो जन इच्छा को प्रकट करे, यानी जनता की इच्छा को प्रकट करे और लोगों के बहुमुखी विकास को प्रकट करे। बहुमुखी विकास को बनाए रखने में या बहुमुखी विकास करने में सहायक बने। तो एक संगठित सरकार का होना उस राज्य के लिए अति आवश्यक है। सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, अर्थात यह आवश्यक नहीं कि एक विशेष प्रकार की सरकार प्रत्येक देश में शासन करे। शासन का स्वरूप राजतंत्री यानी राजा का शासन हो सकता है, लोकतंत्री यानी जनता का शासन हो सकता है। उसकी सत्ता राज्य के निर्माण के लिए अनिवार्य है। सरकार तभी प्रभावी मानी जाएगी बच्चों जब उसके पास इतनी शक्ति हो कि वह समाज में शांति सुरक्षा कायम कर सके, जन कल्याण की वृद्धि में सहायक बने। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है बच्चों कि सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभाए। तो इसीलिए राज्य के तत्वों में जनसंख्या, निश्चित भूभाग के साथ साथ सरकार का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी तत्व। अब अगला तत्व आता है संप्रभुता अर्थात प्रभुसत्ता, जिसे हम सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। राज्य की इच्छा अंतिम है, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। संप्रभुता के दो प्रकार बताए गए हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक इंटरनल सॉवरेंटी, इसका अभिप्राय ये है बच्चों कि राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो भी प्रदेश हो, इन प्रदेशों में जो मनुष्य निवास करते हैं वे सभी प्रभुसत्ता के नियंत्रण में रहें, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें की राज्य ने जानबूझकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है। उदाहरण के लिए विदेशी राजदूतों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक राजनीतिक नीतियों के निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि वह स्वयं इस बात का निर्णय करे कि शासन का स्वरूप क्या होगा। वह यह तय करता है कि किन कार्यों को दंडनीय ठहराया जाएगा और किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा। समझ में आई विद्यार्थियों? आंतरिक प्रभुसत्ता का मतलब क्या है कि एक ऐसा राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो भी प्रदेश हो, जो भी क्षेत्र हो, इन प्रदेशों में जो मनुष्य निवास करते हो वे सभी प्रभुसत्ता के नियंत्रण में है, यानी सरकार के नियंत्रण में है, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें की राज्य ने जानबूझकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रखा है। जो राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है उन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है, संप्रभुता उन पर नहीं है। विदेशी राजदूतों पर कोई राज्य का नियंत्रण। प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक राजनीतिक नीतियों का निर्धारण करना होता है। तो प्रत्येक राज्य का अधिकार क्या है कि वह स्वयं इस बात का निर्णय करे कि शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन कैसा होगा, और वह खुद यह तय करेगा कि किन कार्यों को दंडनीय ठहराया जाए और किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाए। यह आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत आता है। मतलब आंतरिक रूप से वह स्वतंत्र है, किसी को कितना दंड देना है, उस शासन का स्वरूप कैसा होगा, किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा, उसके लिए वह स्वयं स्वतंत्र होगा। अब आता है बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता एक्सटर्नल सॉवरेंटी, इसका अर्थ यह है कि हर राज्य बिना किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के अपने आंतरिक और विदेश नीति निर्धारित करेगा। राज्य अपने से बाहर की किसी सत्ता के अधीन नहीं होगा और किसी भी देश को अपनी शासन प्रणाली दूसरे राष्ट्रों पर थोपने का अधिकार नहीं होगा। वह पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। बाहरी सत्ता जो है वो
उस राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगा सकती और वह खुद भी दूसरी शासन प्रणाली पर अपने नीतियों को थोपने का अधिकारी भी नहीं होगा। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार होगा कि वह किसी राज्य को मान्यता दे या न दे, जब चाहे किसी देश से अपने राजदूत बुला सकता है या उसे वहां वापस भेज सकता है। एक राज्य को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने का पूरा अधिकार होता है और वह अन्य राज्यों के साथ सैनिक संधियां, आर्थिक समझौते कर सकता है। ये ठीक है कि राज्य किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होता, पर यदि इस सदी में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण राज्यों को अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो चुका था। राज्य की प्रभुसत्ता पर कई तरह के नैतिक, विधिक, राजनीतिक प्रतिबंध विद्यमान है, फिर भी राज्य ही एक ऐसा निकाय है जो अपने आदेशों को बलपूर्वक मनवा सकता है। प्रभुसत्ता ही वह कसौटी है जिसमें इस बात की जांच की जाती है कि अमुक देश स्वाधीन है या पराधीन है। लेकिन वर्तमान में चलते वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के तहत अब संप्रभुता या सॉवरेंटी जैसी चीज जो है वो अब काफी न्यूनतम होती जा रही है। अब प्रत्येक राज्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों या वैश्वीकरण के तहत अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं दबाव या फेरबदल करना होता है या दबाव उन्हें महसूस होता है। इस कारण से उनकी नीतियां, उनके कानून प्रभावित होते हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों राज्य की कुछ अन्य विशेषताएं। इसमें सबसे बात आती है स्थायित्व की। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य एक चिरस्थायी संस्था है, सरकारों में फेरबदल होता है लेकिन उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से निरंतरता, कंटिन्यूटी, सरकार या संविधान के बदल जाने से राज्य की जिम्मेदारी, उसकी संपत्ति, देय, ऋण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार बदल जाती है, नई सरकार को वे ऋण चुकाते हैं और पुरानी सरकार के वे जिम्मे होते हैं। कहने का मतलब पुरानी सरकार द्वारा बनाए गए होते हैं लेकिन चुकाती कौन है? नई सरकार ही चुकाती है। समानता की बात, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी राज्य समान अधिकार, एक जैसी हैसियत रखते हैं, भले ही उनकी जनसंख्या या क्षेत्रफल भारी भेद क्यों ना हो, कोई बड़ा या छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक जैसी ही हैसियत, एक जैसा ही उनकी अपॉर्चुनिटी होती है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से समानता के सिद्धांत का कोई विशेष मूल्य नहीं है। हम जानते हैं कि छोटे छोटे राज्यों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बाहर की किसी शक्ति के अधीन रहना पड़ता है। मतलब छोटे छोटे राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति के अधीन वे रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का ऋण, आर्थिक सहायता उन्हें लेनी होती है जिससे कि वे अपने राष्ट्र राज्य का निर्माण या राष्ट्र राज्य का विकास कर सकें। चौथी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। मान्यता द्वारा एक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समाज का अंग मान लिया गया है। विभिन्न राज्य राजदूतों के आदान प्रदान द्वारा किसी नए राज्य को मान्यता देना, यूएनओ की सदस्यता मिल जाने से ही यह मान लिया जाता है कि एक राज्य को अन्य राज्यों की मान्यता प्राप्त हो गई है। परंतु यदि कुछ राज्य किसी नई सरकार को मान्यता न दे तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसे हम राज्य नहीं मानेंगे। जब कोई सत्ता किसी देश पर निरंतर अपना अधिकार कायम रखती है तो अन्य राज्यों को देर सवेर उसे मान्यता देनी ही पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों, एक राज्य में स्थायित्व, निरंतरता और समानता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का होना भी बहुत जरूरी है। इन विशेषताओं के साथ ही राज्य एक परिपूर्ण रूप से राज्य के रूप में परिभाषित हो सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, राज्य की परिभाषा, राज्य का अर्थ, राज्य के आवश्यक तत्व या हम बात करें विधायक तत्व और राज्य की विशेषताएं यही समाप्त होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पूरी डिटेल में बात करेंगे संप्रभुता और प्रभुसत्ता क्या है और विभिन्न विचारकों ने प्रभुसत्ता और संप्रभुता यानी सॉवरेंटी के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।